हो गया ना? हाँ इधर से लाइट चालू हो गई, चलो ठीक है, छोड़ो, चलो ना ठीक है। तो आज हो गई है बारिश, मानसून की शुरुआत हो गई ना कहीं मध्य प्रदेश में, तो आज भी हम बारिश वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, सही हो है ना? ठीक है ना? चलो तो आज से हम पढ़ेंगे क्या? मध्य प्रदेश की वर्षा, मध्य प्रदेश की वर्षा, ठीक है ना? बारिश के बारे में तो सभी जानते ही होंगे, ठीक है ना? जिसको मालवा में पानी पड़ना बोलते हैं, पानी पड़ना नहीं, पानी पड़ना, ऐसा ही बोलते हैं ना अपन, ठीक है ना? जैसे बारिश होती है तो मालवा में क्या बोलते थे हम? पानी पड़ी रो है, ऐसा ही बोलते हैं ना, ठीक है ना? तो इसी पानी को देख लेते कैसे क्या पड़ता है ये, ठीक है ना? तो पहले हम देखेंगे कि बारिश होती कैसे है, कारण क्या है बारिश होने का, ठीक है? तो देखिए बारिश होने का कारण क्या है, तो उसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं जिनको हम फैक्टर बोलते हैं, उनके अभाव में क्या है बारिश नहीं हो पाती है क्या? तो उसके लिए क्या चाहिए पहले, उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए पहले आपके पास में कोई होना चाहिए क्या? आपका स्रोत, पानी का स्रोत, जैसे समुद्र हो गया आपका, बहुत बड़ी झील हो गई, इस टाइप से, ठीक है ना? तो ये है आपकी क्या, मान लो समुद्र है, क्या है ये? समुद्र, ठीक है? अब समुद्र में क्या होता है आपका? टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है? समुद्र में क्या बढ़ता है? टेम्परेचर। अब आपको समझ गए होंगे सूरज जी, अब इसके तापमान से इसका टेम्परेचर मतलब तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है गर्म, और आपको पता है कि कोई भी अगर पानी गर्म होता है तो गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ता है ना, ठीक है ना? तो ये जो पानी है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव है ना, ये द्रव है, तो किस में बदलेगा? गैस में, ठीक है ना? तो ये जो जल है किस में बदलेगा? जल वाष्प में बदलेगा, किस में बदल जाएगा? ये वाष्प में बदलेगा, और वाष्प में बदल के क्या होगा आपका? ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर की ओर उठ के क्या बना लेगा? ये बादल, क्या बना लेगा? ये बादल, ठीक है? अब यहां पर पानी है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड समझते हो ना, ठीक है? अब लिक्विड किस में बदल गई? गैस, गैस मतलब वाष्प में बदल गई। अब ये वाष्प किस में बदली? बादल में। अब इस बादल में वाष्प जाने के बाद में होगा क्या? ये वाष्प जो है ये फिर से किस में बदल जाएगी? जल में। गैस, देखो एक तो यहां पर जो जल है वो किस में बदल रहा है? वाष्प मतलब गैस में, और जब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर जाने के बाद में ये वापिस वाष्प किस में बदल जाएगी? जल में। जैसे अगर हमने तपेली में पानी गर्म कर दिया है, और तपेली में पानी गर्म करने के बाद में जब वो पानी ऊपर उड़ता है, लेकिन हम हमारे हाथ यहाँ पर रख देते हैं या कोई प्लेट वगैरह रख देते हैं, तो उसके ऊपर पानी की बूंद आती कि नहीं आती है? इसका मतलब क्या है कि पानी जब तक गर्म होगा तब तक आपका किस फॉर्म में रहेगा? गैस फॉर्म में, और जैसे ही ठंडा हुआ तो किस में हो जाएगा? वो वापिस जल में बदल जाएगा। इतना समझ गए आप, ठीक है ना? तो इस प्रोसेस को संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन, कंडेंसेशन, ठीक है ना? वाष्प का जल में बदलने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? संघनन, ठीक है ना? आपको एमपीपीएससी में पढ़ाएंगे कि इसे बर्फ में कैसे कन्वर्ट होता है, अभी जरूरत नहीं इसलिए नहीं पढ़ाते। तो देखो यहां पर पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में ऊपर उठा, और ऊपर उठने के बाद में बादल बने, और बादल बनने के बाद में वापस वाष्प किस में बदल गए? आपकी जल में बदल गए। अब ये बादल को आकर्षित करेंगे कौन? इन बादलों को आकर्षित करेंगे कौन? आपके पेड़। कौन आकर्षित करेंगे इनको? पेड़। ये पेड़ क्या करेंगे? इनको आकर्षित करेंगे। किनको करेंगे? आपके बादलों को। तो ये इनकी ओर क्या होंगे? आपके आकर्षित होंगे, और जाएंगे ना। तो जब ये पेड़ जाएंगे ना, सॉरी ये बादल जब जाएंगे ना, पेड़ की ओर आकर्षित होंगे ना, तो बीच में आएंगे क्या? बड़े बड़े पर्वत। क्या आएंगे? बीच में बड़े बड़े पर्वत। अब इन पर्वतों से क्या होगा? ये बादल टकराएंगे, और टकराने के फलस्वरूप क्या होगी? आपकी बारिश होगी। क्या होगी? समझ गए ना? इसलिए ये सभी फैक्टर होना क्या है? जरूरी है। अगर कोई जल का स्रोत होगा नहीं तो जल बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है, ये तो जनक होता है इसका। उसके बाद में अगर गर्मी होगी नहीं तो आपका क्या
टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो पानी लिक्विड से आपका गैस फॉर्म में बदलेगा नहीं। उसके बाद में गैस फॉर्म में बदलने के बाद में इनको क्या चाहिए, पेड़ आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए, और बीच में चाहिए कोई अवरोध। अवरोध के रूप में नॉर्मली किसका होते हैं आपके, कौन, पर्वत होते हैं। इतना आपको समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि जहां पर पर्वत ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगी, आपकी बारिश ज्यादा होगी। और आप देख लो उत्तराखंड में कितनी भयंकर बारिश होती है। आप देख लो आपके मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट वाले एरिया में, और हमारे इधर हम मालवा क्षेत्र में निम्न बारिश वाला क्षेत्र क्यों है, पर्वत इतने ऊंचे नहीं है भी तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सीगार 881 मीटर, समझ गए ना। इसलिए हमारा जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में आता है, आपका कौन से क्षेत्र में आता है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। तो उम्मीद है कि आपको बारिश कैसे होती समझ में आ गया होगा, क्लियर है इतना। और इस सब फैक्टर क्या है, जरूरी है, क्या है, जरूरी है। अगर इसमें से एक भी फैक्टर लॉस हुआ ना तो वहां पर बारिश होने की संभावना क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है, क्लियर है इतना। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए हम इसको पहले मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ना इसमें। अब हम बना लेते हैं कि इंडिया का मैप। ठीक है, दिख रहा है ना, बस इंडिया दिख रहा है ना, ठीक है ना। देखो अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या यहां पर है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है ना। बंगाल की खाड़ी मतलब हिंद महासागर का एक हिस्सा जिसे क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। दिख रहा है रोशनी, इधर दिख रहा है ना, ठीक है ना, वो मैप में है ना। उसके बाद में यहां पर है क्या आपका अरब सागर, अरब सागर। अभी अरब सागर है जिसका नाम अरब सागर कैसे पड़ा वो फिर कभी आपको बताएंगे। हाँ अभी तो इसी पे फोकस करते हैं। तो देखो हमारे पास में जल स्रोतों के रूप में तो बंगाल की खाड़ी और एक आपका कौन सा है, अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है ना। उसी प्रकार यहां पर मिलेगा आपको क्या, मध्य प्रदेश। यहां पर है हमारा क्या, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब देखो यहां पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से भी बारिश होती है और अरब सागर से भी क्या होती है, बारिश होती है। तो आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में किन किन स्रोतों से बारिश होती है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से बारिश होती है। इसको एक शाखा बोलते हैं और इसको भी एक शाखा बोलते हैं। तो दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में क्या होती है, बारिश होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जब बारिश होती है ना तो ये दोनों कहां पर आके मिल जाते हैं, इसका पानी यहां पर और इसका पानी यहां पर, मतलब विंध्य क्षेत्र में आकर मिल जाता है, समझ गए ना इतना। तो देखो ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी जी। इसके बादल यहां से बनते और इधर से आते हैं, और इसके बादल यहां से बनते और इधर से आते हैं। और इन दोनों के बादल कहां पर मिल जाते थे, विंध्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, ठीक है ना। इस कारण विंध्य क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिलन स्थल। क्या बोलते हैं, मिलन स्थल, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश में 60% जो बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से होती है और 40% जो बारिश होती है वो अरब सागर नामक शाखा से होती है, ठीक है। नहीं आए समझ में। तो आपसे पूछ ले सर्वाधिक बारिश मध्य प्रदेश में कौन सी शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी नामक शाखा से होती है, ठीक है। और उनका दोनों का मिलन स्थल कौन सा है, तो विंध्य प्रदेश या विंध्य क्षेत्र। आ गई समझ में ये बात, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है ना। अब ये एमपीपीएससी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या कि अल नीनो या ला नीनो का मध्य प्रदेश पे प्रभाव क्या है। ये भी जलवायु के ही पार्ट से, लेकिन वो क्या है कि आपके काम के नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाते हम वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो मध्य प्रदेश की जो औसत बारिश होती है वो कितनी है,
75 नहीं है एवरेज जी। क्यों रुकना? 39 मार दो सब लोगों को पानी के अभाव में। इतनी कम थोड़ी ना होती है रोशनी, इतनी कम होगी तो हम मर ही जाएंगे ना, मरेंगे तो नहीं। इंसान तो बड़ा बद्दड़ होता है क्या, कहीं से भी पानी का जुगाड़ कर लेगा। 112 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। तो मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा होती है वो होती है कितनी? 112 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको निकाला कैसे जाता है? निकाला कैसे जाता है? हाँ, निकाला कैसे जाता है? नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। अभी तक तो एक वीडियो एडिट नहीं हुआ ना, अब इसको काट दोगे? हाँ, चलो। तो मध्य प्रदेश की एवरेज बारिश कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर। कैसे निकालते एवरेज बारिश? देखो, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिले हैं। तो क्या किया जाता है, हर जिले का एक एवरेज बारिश का जो मतलब एवरेज जो बारिश होती है वो निकाली जाती है। मान के चलो धार का कितना है, तो मान लो धार का आपका कितना है, 90 है, किसी का 100 है, मैं से बता रहा हूँ ना, किसी का 110 है, किसी का 120 है। ऐसे करते करते उन सबको हम जोड़ देंगे और उसमें कितना का भाग दे देंगे? 52 का भाग दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अभी मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, 53 है ना, 53 हो गए ना। लेकिन अभी जो एवरेज बारिश 112 सेंटीमीटर ये 52 जिलों का ही है, क्योंकि उसका अपडेट होगा तब बताएंगे आपको। इतना आपको समझ में आया ना? तो एवरेज बारिश कैसे निकाला तो समझ में आ गया? रुकमा, सबको समझ में आ गया ना? क्यों आ गया ना? सही में, ठीक है ना? चलो, तो अब हम देखते हैं कि बारिश को नापा कैसे जाता है। कैसे नापते हैं बारिश को? बारिश को नापते कैसे हैं? ठीक है ना? बारिश को नापने के लिए सिंपल सा एक मेथड होता है, स्कूल में भी बताया जा गया होगा शायद आपको, जब स्कूल आप पढ़ते होंगे उस टाइम पर, कि आपको कुछ नहीं करना है, एक इस टाइप का पात्र ले लेना है, ठीक है ना? इस टाइप का पात्र ले लेना है ना? और पात्र लेने के बाद में क्या करना है, इसको खुले मैदान में रख देना है। ऐसे खुले मैदान का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खुला, जहां पर डायरेक्ट बारिश का पानी आता है। ऐसा मत करना घर के छत के नीचे रख दिया और वो पूरा भरा गया और आप घोषणा कर दो हमारे घर तो 200 सेंटीमीटर बारिश हुई है, ऐसा मत करना, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, इसको खुले मैदान में रख देते हैं और एक टाइम नोट कर लेते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर, ठीक है ना, रात के 12 बजे तक या फिर सुबह के 6 बजे तक, 24 घंटे का एक दिन की बारिश देखते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सुबह 6 बजे से रख देते हैं, ठीक है ना? या फिर जब से बारिश पहले से रख देते हैं, जब से बारिश होगी तब से देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं और रखने के बाद में भी जब भी आपको 12 घंटे का देखना है, 24 घंटे का देखना है, तो आप क्या करोगे, उसमें कहीं ना कहीं मान लो इतना जल भरा गया, इतना पानी भरा गया, अब आप उसको लाओगे और लाने के बाद में सिंपल सा क्या करोगे, इसमें एक स्केल डुबाओगे और मान लो यहां पर जो आ रहा है पाठ्यांक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। तो आप अनुमान लगा लोगे कि आपके यहाँ पर 12 घंटे में या 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है। सिंपल सा कर लोगे ना, इतना तो आता है ना अपने को, पर टाइम किसके पास इतना करने का? बस आप समझ जाओ कि कुछ इसी टाइप से निकाला जाता है क्या, इतना आपको समझ में आ गया? हो सकता है कि उनके पास में जो निकालते हैं बारिश, जो घोषणा करते हैं, उनके पास में कोई यंत्र मंत्र होगा, मशीन होगी और क्या, पर ऐसे भी निकाल सकते हो। इतना आपको समझ में आ गया?
तो बारिश जो मध्य प्रदेश होता है उसमें बारिश दोनों शाखाओं से होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। सर्वाधिक किससे होती है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। उसके बाद में एवरेज बारिश कितनी है? 112 सेंटीमीटर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन स्थल कौन सा है? कौन सा है? विंध्य क्षेत्र या विंध्य प्रदेश है आपका। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी सबको आपको, ठीक है ना। अब देखो बारिश भी अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन यहां पर हम नहीं देखेंगे क्या है। अब हम डायरेक्ट चलते कहां पर? आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये है हमारा क्या? मध्य प्रदेश। चलो ठीक है, ये है हमारा क्या? मध्य प्रदेश। अब देखो जलवायु के आधार पर हमने मध्य प्रदेश को कल 4 भाग में बांटा था। कितने भाग में? 4। उसी प्रकार बारिश के आधार पर भी हम मध्य प्रदेश को कितने पार्ट में बांटेंगे? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। कैसे? देखो सुनो, एक भाग है हमारा कौन सा? ये वाला, ये पूरा, इसमें मालवा का पठार भी आ गया है, नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया भी आ गया है और मध्य भारत वाला एरिया भी आ गया है, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा कौन सा? आपका ये आपका थोड़ा बुंदेलखंड वाला एरिया और कुछ आपका बघेलखंड वाला एरिया और रीवा पन्ना वाला एरिया, ठीक है। एक क्षेत्र है हमारा कौन सा? आपका ये वाला, ठीक है ना। और एक क्षेत्र है जस्ट इसके बीच में, ये वाला। तो मध्य प्रदेश को हमने वर्षा के आधार पर कितने पार्ट्स में बांट दिया? 4 पार्ट्स, ठीक है। ये जो वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, पश्चिमी और तो उत्तरी वाला एरिया, इसको बोला जाता है क्या? निम्न वर्षा क्षेत्र। निम्न वर्षा क्षेत्र, ठीक है। इस एरिया को बोला जाता है क्या? इस एरिया को बोला जाता है क्या? औसत से कम वर्षा क्षेत्र। औसत से कम वर्षा क्षेत्र। इस एरिया को बोला जाता है क्या? औसत से, ये दिख जाएगा ना यहाँ पर? हाँ दिख जाएगा। औसत से अधिक वर्षा क्षेत्र। अधिक वर्षा क्षेत्र। और ये वाला जो एरिया है इसे बोला जाता है क्या? अत्यधिक वर्षा क्षेत्र। अत्यधिक वर्षा क्षेत्र। आप समझ गए? देखिए अब भी हमने आपको बताया क्या कि मध्य प्रदेश में औसत बारिश होती है 112 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब यहां पर कितनी बारिश होती है? तो 50 से 75 सेंटीमीटर। कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर। सबसे कम यहीं पर होती है। कहां पर? आपके मालवा के पठार में, आपके नर्मदा सोन घाटी में और मध्य भारत के पठार, ठीक है ना। अब यहां पर बारिश कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। तो क्या ये बारिश 112 से कम है? तो इसलिए औसत से कम हुई कि नहीं हुई? समझ गए तो? और ये वाला जो बारिश होती है औसत से अधिक है, कितनी है? तो ये औसत से अधिक है कितनी आपकी? 100 से 125 सेंटीमीटर। तो ये बताओ 100, ये जो बारिश है ये 112 से अधिक है कि नहीं है? 112 से ज्यादा है, तो औसत से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र कितना सेंटीमीटर है? तो वो है 125 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये अत्यधिक हुआ कि नहीं हुआ? तो आप समझ गए ना कि मालवा का जो पठार है आपका वो किसमें आता? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। मालवा का पठार
नर्मदा सोन घाटी और मध्य भारत का पठार किस एरिया में आते हैं? निम्न वर्षा क्षेत्र में। देखो बारिश कम, तो यहाँ पर वन भी क्या होंगे आपके? कम ही होंगे। क्या क्लियर हुआ इतना? उसी प्रकार यहाँ पर बारिश, तो यहाँ पर भी बारिश मध्यम या औसत से कम, तो वन कैसे होंगे यहाँ पर? तो वन होंगे आपके क्या? पर्णपाती वन होंगे यहाँ पर। पर्णपाती वन का मतलब क्या होता है कि जब पानी नहीं आएगा ना तो वो अपनी पूरी पत्तियों को गिरा देंगे। अब वो क्यों गिराएंगे हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला जो एरिया है ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और आपको पता होगा कि इस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया है ये पंचमढ़ी वाला एरिया है, होशंगाबाद पंचमढ़ी वाला एरिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है क्या? मध्य प्रदेश की लगभग 199 सेंटीमीटर। समझ गए? 125 से अधिक, मतलब इसका जो निकाला गया है वो कितना? 199 सेंटीमीटर पंचमढ़ी होशंगाबाद। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि अगर इस एरिया के कोई भी जिले दे दे, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, ठीक है ना, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, किस में आएंगे? निम्न वर्षा क्षेत्र में आएंगे। इधर से विदिशा हो गया आपका, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ठीक है ना, उसके बाद में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, समझ गए ना इतना? ये किस में आएंगे? निम्न वर्षा क्षेत्र में। अब इस एरिया के जिले दे दे आपको, जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, ठीक है ना, उसके बाद में सीधी, सिंगरौली, दमोह, ये किस में आएंगे? औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। अब इस एरिया के जिले दे दे, जैसे आपको बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक है ना, उसी प्रकार आपका डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, ये किस में आएंगे? औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। और एक पंचमढ़ी वाला, होशंगाबाद वाला अगर एरिया दे दे आपको, तो वो किस में आएगा? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आएगा। समझ गए? आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो 4 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। इतना आप सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? ये सब चीजें समझ में आ गई? हम आगे बढ़े, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको लिखा क्यों नहीं रहे? हम आपको डायरेक्ट नोट्स देंगे, और लिखाने का टाइम अब है भी नहीं। वहां पर आप देखो ना, महादेव पर्वत श्रृंखला इधर इस एरिया में है ना, महादेव है ना क्या? हाँ, तो महादेव में तो है धूपगढ़। आपने पर्वत पढ़े क्या यहाँ पर? मैंने उस दिन पर्वत पढ़ा है, तो उस दिन पढ़े थे क्या यहाँ पर? नहीं पढ़े थे। वही तो गलती कर दे कि अपन ने एक एक पर्वत पढ़ा है ना, और हो उम्मीद है कि आपको अभी भी याद होंगे ना, जैसे बड़वानी, अखरानी, राजपीपला के भागे ना, तो ट्रिक से देख लिया है। वो वीडियो डालेंगे ना यूट्यूब पे, तो आप देख लेना क्या, ठीक है। वो भी रिकॉर्डेड वीडियो है हमारे पास में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटा दूं मैं, और यूट्यूब वाले भी स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, ठीक है ना, उनका काम ही यही है। स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना ले तो बढ़िया है ना। हाँ, ध्यान रखना, ये एक जगह का कंटेंट नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि हम 2015 से तैयारी कर रहे हैं क्या, तब से लेकर आज तक का कहीं ना कहीं मिक्सचर होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बुक में नहीं मिलेगा ये, पर बुक होती है और एक्सपीरियंस होता है ये। अब 8 साल हो गए यार, 8 साल की मेहनत आपको दिख रही है यहाँ पर, है ना। 2023 चल रहा है ना, लगभग 8वां साल चल रहा है ना अपना, 7-8। और पढ़ कब से? हम 2023 से, सॉरी 2015 से, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश का एक मैप और बनाते हैं। चलिए, आपको समझ में तो आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो देखिए, अब ये मध्य प्रदेश है। अब अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है? भिंड। कौन सा जिला है? भिंड। यहां पर क्या होती है? सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम वर्षा होती है। कितनी कम वर्षा होती है? 55 सेंटीमीटर। और भिंड का भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है क्या? गोहद। ये मध्य प्रदेश का सबसे कम बारिश वाला क्या है? आपका जिला है, ठीक है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है?
तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है बालाघाट। पंचमढ़ी क्षेत्र है, क्या नाम है अपना, रुकमा। हाँ वो तो पंचमढ़ी जिला थोड़ी ना है, वो तो होशंगाबाद का एक पार्ट है क्या, ठीक है ना। तो वो क्षेत्र के अनुसार उसमें आएगा। पर सबसे अधिक बारिश वाला अगर जिला पूछे तो वो कौन सा है, बालाघाट। कौन सा है, बालाघाट। समझ गए। 199 सेंटीमीटर के आसपास इसकी कुछ ऐसी बारिश होती है। उसके बाद में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो वो कौन सा है आपका, पंचमढ़ी। कौन सा है, पंचमढ़ी। क्षेत्र पूछे तो पंचमढ़ी। और सबसे कम बारिश वाला अगर क्षेत्र पूछे तो वो कौन सा क्षेत्र होगा आपका, चंबल क्षेत्र होगा आपका, ठीक है ना। बाकी तो ये पूरा इसी में आ रहा है, तो आपको समझ में आ गई होगी बात। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की वेधशाला कहां पर है, तो इंदौर में है। कहां पर है, इंदौर में। तो ऋतु संबंधित आपका आंकड़े एकत्रित करने की जो वेधशाला है वो कहां पर है, इंदौर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की वेधशाला कहां पर है, तो इंदौर में है आपका। तो मध्य प्रदेश की बारिश आपको समझ में आई, इंदौर में है। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है क्या कि मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की वेधशाला कहां पर है, तो इंदौर में है, ठीक है ना। हो गया, बाकी से तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से भी बारिश होती है और अरब सागर से भी बारिश होती है, और दोनों का मिलन स्थल विंध्य प्रदेश है, ठीक है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून से भी क्या होती है, बारिश होती है, जिसको शायद अपनी भाषा में मावठा बोलते हैं, है ना। अरे बिन मौसम बारिश, ठीक है ना, जो शीत ऋतु में होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। कुछ फैक्ट है, क्या फैक्ट है, एक तो कुछ तो फैक्ट आपने बता दिए मैंने आपको। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौमासा, ठीक है ना। जैसे ठंड के दिन को क्या बोलते हैं, शियाड़ा, और गर्मी को उनाड़ा। हिंदी में उसको उनाला लिखते हैं, लेकिन वास्तव में उसको उनाड़ा बोलते हैं। मालवा में बोलते हैं ना कि कालो उनाड़ो तपीरो है, ऐसे ही बोलते हैं ना, ठीक है ना। और शियाड़ा का बोलते हैं कि शाड़ा, शाड़ो, शाड़ो ऐग्यो है, कुछ इस टाइप से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो बारिश को क्या बोलते हैं, चौमासा। नॉर्मली बोलते नहीं है, क्योंकि अब हम जो मालवा में रहते हैं ना, धार में, हम बारिश ही बोलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग बरसात बोलते हैं, बरसात भी नहीं, बरसात। समझ गए ना, बरसात। तो आगे बढ़े, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, चौमासा। और वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है, तो जुलाई से अगस्त तक, ठीक है ना। जुलाई से अगस्त 2 महीने, वैसे 4 महीने रहती है, लेकिन नॉर्मली 2 ही महीने माना जाता है अगर हम साल को 6 भाग में डिवाइड कर, 6 ऋतुओं में डिवाइड करें तो। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि बाकी से सब ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं है, सब हो गए लगभग फैक्ट मध्य प्रदेश की वर्षा के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर ले हम। तो मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में। निम्न वर्षा क्षेत्र, औसत से कम वर्षा क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा क्षेत्र और अत्यधिक वर्षा क्षेत्र, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश कहां पर होती है, बालाघाट में, और सबसे कम ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने की वेधशाला कहां पर है, ठीक है ना। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है। सर्वाधिक बारिश कौन सी शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी नामक क्या होती है आपकी शाखा से होती है। क्लियर है इतना, आगे बढ़े हम, चलो। तो ये हो गया है। और अगर आपसे जिले पूछ ले तो जिले तो आप बता ही दोगे, कोई सा भी कौन सा जिला है कहाँ पर, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक हो गया है, बड़ी जल्दी नहीं हो गया है ना। आप खत्म हो गया है, तो अब क्या करें, बस बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको बंद कर दो, है ना, ठीक है।